बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे पार्क लेन रेफरेंस के हवाले से। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ पार्क लेन रेफरेंस में समाअत हुई है। जज मोहम्मद आज़म खान साहब की अदालत में आसिफ जरदारी को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ़ारूक एच नायक साहब और सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो नैब को और प्रोसिक्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज की समाअत इसलिए बड़ी अहम थी कि फ़ारूक एच नायक साहब ने एक दरख्वास्त दी थी लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर, और क्योंकि पार्क लेन रेफरेंस में जो फ़र्द जुर्म आयद होना था मुल्ज़िम आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, लेकिन आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद ना हो सका था। एक नई दरख्वास्त आ गई थी और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये लिया गया था कि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी की बुनियाद पर आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया है, ये पार्क लेन जो पार्क लेन कंपनी है, ये उसने कर्ज़ा नहीं लिया, एक थर्ड कंपनी है उसने ये कर्ज़ा लिया है और उस कंपनी से आसिफ जरदारी का लेना देना नहीं है। और अगर कोई केस बनता है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ तो वो स्टेट बैंक उसके ऊपर रेफरेंस फ़ाइल कर सकता है, ना कि नैब रेफरेंस फ़ाइल कर सकता है। इसलिए इस रेफरेंस को ख़ारिज किया जाए। इसके ऊपर बहस हो गई थी। जो वकील हैं फ़ारूक एच नायक साहब, जब उनकी बहस मुकम्मल होने वाली थी अचानक उनकी सेहत ख़राब हो गई थी। सेहत ख़राबी की वजह से उन्होंने टाइम मांग लिया था। आज 21 जुलाई के लिए इस केस की समाअत थी और 21 जुलाई को आज बड़ी ही वहाँ पर अदालत के अंदर मामलात ख़राब हो गए, अदालत मैदान जंग बन गई। उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी के वकला को आज इल्म था कि वो आज उनकी दरख्वास्त डिसाइड हो जाएगी और मज़ीद अदालत उनको टाइम नहीं देगी और मुल्ज़म के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होने का हुक्म जारी हो जाएगा। उन्होंने आज एक नई दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है और ये वही दरख्वास्त है जो पहले दरख्वास्त फ़ाइल की थी। उसमें यह कहा गया था कि रेफरेंस जो ये अदालत है इसके दायरा अख्तियार में ये केस नहीं आता और ये जो दायरा अख्तियार अदालत की जुरिस्डिक्शन है वो इस केस को नहीं सुन सकती। आज दरख्वास्त दे दी है कि इस रेफरेंस को ख़ारिज किया जाए। जब यह दरख्वास्त अदालत को दी जाती है तो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं नैब के, उन्होंने कहा कि इनको रात को ख्वाब आता है और सुबह ये आकर दरख्वास्त फ़ाइल कर देते हैं और इनको ख्वाब में बताया जाता है कि ये दरख्वास्त फ़ाइल करनी है, ये सिर्फ डिले कर रहे हैं। हमने मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने की सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली थी और वहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल थे। इन्होंने पहले एक दरख्वास्त दी और फिर ये दरख्वास्त और पहली दरख्वास्त में कोई फ़र्क नहीं है। जो स्टोरी और जो ग्राउंड उस दरख्वास्त के अंदर लिखी गई हैं वही इस दरख्वास्त के अंदर लिखी गई हैं। जब ये बात की तो जो फ़ारूक एच नायक साहब थे उन्होंने रोका सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी को और उनसे कहा कि आप माफ़ी मांगे, आपने ये जो ख्वाब वाली बात की है आपके पास कोई हक़ नहीं है ऐसी बात करने का। यहाँ पर गहमा गहमी हो जाती है और गहमा गहमी जब बढ़ती है तो मामला हाथापाई की तरफ चला जाता है। सज्जाद अब्बासी एक वकील साहब थे जो कि जूनियर हैं फ़ारूक एच नायक साहब के, क्योंकि फ़ारूक एच नायक साहब के साथ पूरी काफ़ी सारे वकला साथ आते हैं। उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी मुज़फ़्फ़र अब्बासी के साथ और अदालत इस मामले में इंटरफियर। अदालत ने कहा कि ये क्यों आप चीख रहे हैं और क्यों आप लोगों ने ये शोर मचा दिया है और क्यों आपने इसको सियासी उखाड़ा बना दिया है। ये अदालत है और अगर अदालत की कोई तौहीन करेगा तो अदालत फिर कार्रवाई करेगी। जिसके ऊपर सज्जाद अब्बासी ने अदालत से कहा कि सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने जो तौहीन की है फ़ारूक एच नायक साहब की, वो सीनियर वकील हैं, तो जो उनकी इंसल्ट की गई है उसके ऊपर माफ़ी मांगें। जिसके ऊपर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत बात नहीं की और सज्जाद अब्बासी इस केस में वकील भी नहीं है, उनको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि वो बोलें। हमारा मामला है फ़ारूक एच नायक साहब का और हमारा मामला है और इनका बोलना बनता नहीं है और इनको रोका जाए कि ये अदालत में बात न करें। तो फ़ारूक एच नायक साहब ने कहा जी हम आज केस की समाअत नहीं होने देंगे। इन्होंने बदतमीज़ी की है और नैब अब हमें खाने पर उतर आया है। नैब हमारे साथ लड़ाई करना चाहता है और वकला के साथ वकला की इंसल्ट हो रही है और बेसिकली फ़ारूक एच नायक साहब इसको वकला का इशू बनाकर माहौल को ख़राब करना चाह रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से आज की कार्रवाई पेंडिंग हो जाए। लेकिन जज मोहम्मद आज़म खान को जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। जज मोहम्मद आज़म खान ने कहा कि इस तरह मामला नहीं चलेगा। फ़ारूक एच नायक साहब जो आपने दरख्वास्त दी है, आज मैं उस दरख्वास्त को पहले आप अपनी पुरानी दरख्वास्त के ऊपर बहस मुकम्मल करें और इस दरख्वास्त को भी मेरे पास अख्तियार है कि मैं दोनों को इकट्ठा डिसाइड कर दूं। और सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी से कहा कि आप भी कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। जिसके ऊपर सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा
कि जनाब इनसे बेहतर कौन जानता है कि रेफरेंस खारिज करना वो एहतसाब अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर रेफरेंस खारिज करवाना है उसका फोरम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब इनको पता है जब किसी बात का, और उस बात का इल्म होने के बावजूद जब हर रोज़ नई दरख्वास्त देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि ये भागना चाहते हैं उस कार्रवाई से। ये नहीं चाहते कि फ़र्द जुर्म आयद हो, ये नहीं चाहते कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो, ये जानबूझकर अदालत का इन्वायरमेंट ख़राब करना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि नहीं, आप आपस में मामलात को ठीक करें और अदालत आज ही इस मामले को डिसाइड करेगी। जिसके बाद जब अदालत ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो फ़ारूक अचनैक साहब ने हाथ मिला लिया सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी से और मामले को रफ़ा दफ़ा करने के लिए उन्होंने एक दूसरे को गले मिले और फिर बहस शुरू कर दी फ़ारूक अचनैक ने। अब जो फ़ारूक अचनैक साहब का मकसद था वो आज किल हो गया और वो केस को मुलतवी नहीं करवा पाए थे और उनको बहस करना पड़ गई थी। तो अदालत ने कहा देखें आज अगर आप बहस नहीं करेंगे तो हम आज इस मामले को डिसाइड कर देंगे। हमने आपकी बहस सुनी है, आपकी दरख्वास्तों के अंदर आपका मौक़िफ़ आ गया है, कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती होगी या जो भी फ़ैसला बनता होगा हम आज वो फ़ैसला सुना देंगे। तो जिस पर जो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी थे उनका ये कहना था अदालत से कि हम भी आज अपने आर्गूमेंट्स करने को तैयार हैं और हम दोनों दरख्वास्तों पर इकट्ठी बहस कर देते हैं और अदालत दोनों जो दरख्वास्तें उनको इकट्ठी डिसाइड कर दे ताकि अगला जो मरहला है फ़र्द जुर्म का वो हम तय कर सकें। जिसके ऊपर आज़म खान साहब ने कहा कि आप बहस शुरू करें। फ़ारूक अचनैक साहब ने वो जो पुरानी बातें हैं कि वो एक कंपनी है, उस कंपनी की बुनियाद पर एक कर्ज़ा लिया गया है और वो कस्टमर का, उस कंपनी का और बैंक का मामला है। पार्क लेन कंपनी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। पार्क लेन की जो डायरेक्टरशिप थी वो 2005 से छोड़ दी थी आसिफ जरदारी ने। आसिफ जरदारी जब सदर बने उस वक्त वो डायरेक्टर नहीं थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, लेकिन वो रिज़ाइन SCCP से भी पास नहीं हुआ था, इसलिए आसिफ जरदारी के ऊपर ये मामला नहीं आता। सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा कि ये बातें हम पहले सुन चुके हैं, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं इनका जवाब दे दूं। अदालत ने कहा आप बताएं। सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी ने कहा कि जब एक बात को ये तस्लीम करते हैं कि इन्होंने फ़्रॉड किया है और फ़्रॉड करके एक इन्होंने रातों रात एक कंपनी बनाई है और कंपनी बनाकर इन्होंने उसके नाम पर कर्ज़ा अप्लाई किया है। ये वो कंपनी है जिस दिन कर्ज़ा अप्लाई किया जा रहा है उस दिन तक वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई और वो अनरजिस्टर्ड थी और उसका अपना कोई दफ्तर नहीं था। दफ्तर के तौर पर पार्क लेन का दफ्तर इस्तेमाल हो रहा है और जब कर्ज़ा मिल जाता है तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवाई जाती है वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? पार्क लेन की प्रॉपर्टी है। और ये इस फ्रॉड को जो हम कहते हैं कि इन्होंने फ्रॉड किया है और उसके बेनिफिशरी आसिफ जरदारी हैं और इन लोगों ने एक रात के अंदर एक कंपनी बनाई है और उस कंपनी से सिर्फ एक काम लिया है वो कर्ज़ा लेने का, और जब कर्ज़ा ले लिया है उसके बाद उन्होंने उस कंपनी को दोबारा उससे कोई काम नहीं लिया या उस कंपनी का हमें बाद में कहीं जिक्र नहीं मिलता कि वो कंपनी उसने भी कोई बाद में भी कोई काम किया है या नहीं किया। ये सारे का सारा मामला सिर्फ इतना है कि ये कर्ज़ा लेना चाहते थे, उस कर्ज़े को हड़प करना चाहते थे। पार्क लेन रेफरेंस के नाम से कर्ज़ा नहीं लिया था कि कल पार्क लेन का नाम ना आ जाए, आसिफ जरदारी का नाम ना आ जाए, लेकिन प्रॉपर्टी क्योंकि उस कंपनी की जो नई एक फ्रंट कंपनी थी उसकी अपनी को प्रॉपर्टी तो थी नहीं कि वो उसको वहाँ पर जो अदालत उसमें देते, बैंक में देते। इन्होंने प्रॉपर्टी भी पार्क लेन की इस्तेमाल की, इसलिए बेनिफिशरी भी ये हैं, फ्रॉड करने वाले भी ये हैं, नई कंपनी बनाने वाले भी ये हैं, कर्ज़ लेने वाले भी ये हैं, कर्ज़ हड़प करने वाले भी ये हैं। और इन्होंने ये जो सारा कुछ किया है वो सारे का सारा एक फ़्रॉड है। और जो आसिफ जरदारी है क्योंकि वो सदर थे और जब वो सदर बन गए थे तब तक वो उस कंपनी के डायरेक्टर थे, और जब वो उस कंपनी के डायरेक्टर थे तो जो उस कंपनी ने फ़्रॉड किया है बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर इनकी ज़िम्मेदारी है और इनके ख़िलाफ़ ये केस बिल्कुल क्लियर है। और इस केस में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको छुपाया जा सके या जिसके ऊपर यह कहा जा सके कि इसके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता। अदालत ने फ़ारूक अचनैक साहब से पूछा कि आपका जो मौक़िफ़ है, आप ये जो रेफरेंस खारिज करवाना चाहते हैं या जो आप कहते हैं कि नैब अदालत के पास ये दायरा इख्तियार नहीं है, आपकी इसके पास क्या वैलिड ग्राउंड क्या है? जिसका जवाब उन्होंने दिया जी कि हमारी वैलिड ग्राउंड वही है जो ये बता रहे हैं कि जिस कंपनी ने कोई कर्ज़ा लिया उस कंपनी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है और वो बैंक उनको नोटिस भेजता या स्टेट बैंक एक हफ़्ते का नोटिस भेजता और उसके बाद स्टेट बैंक रेफरेंस फाइल करता। और फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई बनती है तो वो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ कार्रवाई स्टेट बैंक करता, ना कि नैब करती, और नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता।
अदालत ने कहा आप हमें ये बताएं कि वो जो कंपनी थी क्या वो सिर्फ एक रात में बनाई गई थी, जिसका जवाब दिया आसिफ जो फ़ारूक अचनाक साहब थे, उन्होंने कहा जी ये इरेलीवेंट है, वो एक रात में बनी या एक दिन में बनी, लेकिन कंपनी बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो सारा फॉलो किया गया था। अदालत ने कहा क्या उस कंपनी ने वो जो कर्ज़ा है वो वाकई पार्क लेन की ज़मीन के ऊपर लिया था, जिसका जवाब दिया गया कि हाँ जी ये बात दुरुस्त है। अदालत ने फ़ारूक अचनाक साहब से सवाल किया कि क्या उस कंपनी ने इस कर्ज़ा लेने के बाद कोई और काम नहीं किया, वो कंपनी आपने वाइंड अप कर दी थी, जिसका जवाब दिया गया कि जनाब वो हमारी कंपनी थी नहीं, हमने क्यों वाइंड अप करनी थी, वो जिनकी कंपनी थी उन्होंने वाइंड अप कर दी। तो फ़ारूक जो आज़म खान साहब थे जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उन्होंने कहा कि फ़ारूक अचनाक साहब या तो हम बड़े मासूम हैं या जनाब बड़े मासूम हैं कि जिस कंपनी जो कंपनी बनी है, जिस कंपनी को आप कर्ज़ा लेने के लिए अपना दफ्तर भी इस्तेमाल करने दे रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी भी आप दे रहे हैं कि वो उस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर कर्ज़ा लिया जाए, आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हमारा लेन देन ही नहीं है। जब आपका लेन देन नहीं था, आपका ऑफिस क्यों वो इस्तेमाल हुआ और आपकी प्रॉपर्टी क्यों उस कर्ज़े के लिए इस्तेमाल हुई, और फिर वो कर्ज़ा आगे पार्क लेन रेफरेंस जो पार्क लेन कंपनी है उसके अकाउंट में कैसे गया, और उस अकाउंट से आगे जाली अकाउंट में जो फलूदे वाला अकाउंट है अरबों रुपए उसमें कैसे गए। ये सारी बातें कोई ऐसी तो नहीं है कि जो समझ ना आने वाली हों, और आप भी इन बातों को समझते हैं और हम भी समझते हैं। इसलिए इस मामले को अगर बेहतर अंदाज से देख लिया जाए तो बेहतर होगा, और इस मामले को आप ख़राब ना करें, और हम इस मामले को फाइनली डिसाइड करते हैं, और इसको डिसाइड करने के बाद हम इस जो दरख्वास्त है इसको देखेंगे कि आया आपकी जो दरख्वास्त है वो काबिल समात है या नहीं है, उसको खारिज करना है या मंजूर करना है। हम इन दोनों दरखास्तों को डिसाइड करने वाले हैं, जिसके ऊपर सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने कहा कि जनाब ना सिर्फ इनकी दरखास्तें खारिज की जाएँ, इनको भारी जुर्माना आयद किया जाए। इन्होंने जो वहाँ पर नैब के अखराजात हुए हैं, नैब ने वहाँ पर सारे इंतज़ामात पहले किए हैं वीडियो लिंक के ज़रिए फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए, और नैब अब दोबारा जब फ़र्द जुर्म आयद होगा उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो मुलज़म से लिए जाएँ। मुलज़म ने अदालत का टाइम भी इस्तेमाल किया है, अदालत का टाइम ज़ाय किया है, मुलज़म ने स्टेट के पैसे को भी ज़ाय किया है, और मुलज़म ने झूठी दरख्वास्तें दी हैं जिसका मुलज़म खुद जानता है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी कोई ग्राउंड नहीं है। और ऐसे मामलात के ऊपर अदालत ने कहा कि हम कभी भी इसको नहीं देख सकते। अदालत ने चंद चीज़ें कहीं मुजफ्फर अब्बासी साहब से कि आप ने 2-3 हमें जवाब देने हैं कि जो आसिफ जरदारी है वो कब कंपनी का मालिक था, उसके नाम कितने शेयर्स थे, और वो कब कंपनी को उसने रिज़ाइन कर दिया, और उस कंपनी के रिज़ाइन करने के बाद क्या जो उसका कोई ट्रांजैक्शन है आसिफ जरदारी की और पार्क लेन की। अदालत ने कहा बस इतनी एक छोटी सी बात हमें बता दें, बाकी हम सारे मामले को समझ चुके हैं और हम इन दरख्वास्तों को डिसाइड कर देते हैं। तो अदालत ने 23 जुलाई के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। आज 21 जुलाई है, परसों 23 जुलाई के लिए केस की समाअत जो मुलतवी की है। फ़ारूक अचनाक साहब का ये कहना था कि जनाब इसमें ईद की बात कोई डेट फिक्स की जाए, और हम इसमें मज़ीद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं। अदालत ने कहा अगर आप परसों तक कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं आप दे दें, मैं जब फैसला करने लगूंगा तो डॉक्यूमेंट्स को देख लूँगा, और अगर आप डॉक्यूमेंट्स परसों तक नहीं देंगे तो जो इस वक्त रिकॉर्ड मौजूद है उस रिकॉर्ड को देखकर अदालत डिसाइड कर देगी कि क्या कार्रवाई बनती है और क्या जो मुलज़िम है उसकी दरख्वास्त मंजूर करना बनती है या खारिज करना बनती है। दोनों दरख्वास्तों को इकट्ठा डिसाइड किया जाएगा। तो ये आज की रुदाद है, और जिस तरीके से फ़ारूक अचनाक साहब का बिहेवियर रहा है अदालत में वो काबिल अफसोस है, और इंसान को किसी भी क्लाइंट के लिए या मुलज़िम के लिए इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वो अपने इंसल्ट करवाए या बतौर सीनियर वकील। ये तो उस तरह के लोग करते हैं जो जाली डिग्री वाले होते हैं, या जिन्होंने वो प्राइवेट कहीं ना कहीं से डिग्रियां ली होती हैं, जिनको पता नहीं होता, जिनको कानून नहीं आता, और वो सिर्फ धन और धौंस के ज़रिए या ऊंची आवाज़ में बात करके या वो लड़ाई करके या जज के ऊपर प्रेशर डाल के या गालम गलूज करके रिलीफ लेने वाले लोग हैं, जिनको हम कहते हैं कि जिनका इस प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए लोग होते हैं जो सिर्फ अपने मकासद के लिए काम करते हैं और वो प्रोफेशंस को बदनाम करते हैं।
तो ये काम इतने सीनियर वकील से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि आसिफ जरदारी मुलजिम है और आसिफ जरदारी को बचाने के लिए ये लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि 23 जुलाई को क्या होता है, क्या अदालत दोनों दरख्वास्तें डिसाइड कर देती है। जो बॉडी लैंग्वेज है जज की वो ये बता रही है कि मज़ीद मौका नहीं मिलेगा और अदालत इस मामले को फाइनली डिसाइड करेगी। तो इंशाअल्लाह देखते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।